Good afternoon, everybody. Today we shall discuss about present indefinite tense and its uses. Now, present indefinite tense. जैसे अपना इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने टेंसेस को लेकर के इनका इंट्रोडक्शन वगैरह हमने किया था। वो लगभग 35 मिनट का हमने इसकी अपना वीडियो से तैयार किया था और उसमें टेंस को डिफाइन किया गया, फिर टेंस है क्या इसको बताया गया है। अब मैं आपको एक बार फिर से यहाँ बता दूँ कि अपने पास में जो टेंसेस को लेकर के इंट्रोडक्शन था ना, तो उसमें हमने क्या बताया था कि भाई टेंस क्या अपने पास में, ये तो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें बताया गया किसके बारे में, भाई कोई भी अपना जो एक्शन है ना, जैसे मैं कह दूं कि कोई अपने पास में एक्शन है और उसके बारे में क्या बताया जाएगा, उसकी एक तो अपनी स्टेट होगी और दूसरा क्या होगा, टाइम। अब यहाँ पर से हम कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने पास में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट तो अपने पास में एक्शन का जो है ना, ये तो अपना टाइम एक्शन का, और यहाँ पर मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ तो ये अपने पास क्या है, उस एक्शन की स्टेट कही जाएगी। जैसे कोई भी एक्शन है, कोई भी कार्य है, तो उसमें क्या है, अपना जो एक्शन है ना उसका जो टाइम होगा, टाइम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट या फिर फ्यूचर होगा। और स्टेट की हम बात करेंगे तो स्टेट क्या अपने पास में, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं ना किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अपने पास एक्शन है वर्तमान में, प्रेजेंट में, और उसकी स्टेट कौन सी है, इंडेफिनिट है। अब सुनो आप ध्यान से, जब भी कभी आप टेंसेस के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है कि इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन आप ध्यान रखना, आप अंग्रेजी भाषा के अंदर दिए गए जो टेंसेस हैं ना, आप इनको सीख रहे हैं, तो वहाँ पर हम जो है ना इसको ट्रांसलेट करना, इसका अनुवाद करना, इसके दिए गए जो वाक्य हैं उन वाक्यों के अंत में क्या होगा, अरे ये हमें नहीं सीखना होता। हमें क्या है, अपने जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्या हमसे कोई पूछता है कि भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कि इसके जो वाक्य होते हैं उनके इसके लास्ट में क्या होता है, क्या यूज करते हैं हम, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये। हमें क्या करना होता है, एक तो जो अपने पास में जो भी से हम टेंसेस यहाँ पर कर रहे हैं उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे अपने पास में एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, नेगेटिव होंगे, इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे और उनके अपने साथ में स्ट्रक्चर्स भी लिखेंगे। फिर अपने पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, इसके अपने यूजेस क्या हैं, 1 बाय 1 यूजेस हम करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए अपने फिर सेंटेंसेस वगैरह जो भी हैं हम वो भी करेंगे। अब एक बार आप इसको फिर से देखें कि मैं इसमें कह रहा हूं कि भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ जो इंडेफिनिट टेंस से हमारा अभिप्राय क्या है, देखो कभी भी अगर इंडेफिनिट अपने पास में है ना, तो वहां आप ध्यान रखना ये डिनोट करता है किसको, या तो यहाँ पर कोई अपना सिर्फ फैक्ट होगा, फैक्ट की बात करेंगे, या फिर अपने पास में क्या है, कोई रेगुलर से एक्टिविटी होगी, क्या होगी अपने पास में, कोई रेगुलर एक्टिविटी होगी। इसको लेकर के जो है ना हम इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब्स जान लें इसमें कि अपने पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं। एज फार एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज कंसर्न्ड, वी मेक द यूज ऑफ डू एंड डज एज हेल्पिंग वर्ब्स। कौन कौन सी अपने पास में, डू और सेकेंड वन एंड डज, ये अपने पास में दो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन कौन सी हैं, डू और डज। अब इसमें डू को लेकर के कहां इस्तेमाल हमें करना है, सुनो, इट इज यूज्ड विद, इट इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, एंड प्लूरल नाउन्स। अब देखो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं अपने पास में, कौन कौन सी हैं, डू और डज। डू का इस्तेमाल कहां करते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे जब अपने पास सेंटेंसेस के अंदर ना सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से, आई, वी, यू, दे, और साथ में क्या है, बहुवचन संज्ञाएं अगर होंगी तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डज, डज, इट इज यूज्ड विद, इट इज यूज्ड विद ही, सी,
इट एंड सिंगुलर नाउन्स, एंड सिंगुलर नाउन्स। अब ध्यान देना आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें अपने पास में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं? दो हैं, एक डू और सेकंड वन कौन सी अपने पास में? डज। अब डू का इस्तेमाल किन के साथ में? आई, वी, यू, दे और जो बहुवचन संज्ञाएं हैं प्लूरल नाउन से इनके साथ में, और जो डज है ना इसका इस्तेमाल ही, सी, इट और जो अपने पास एक वचन संज्ञाएं होती हैं इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे डज का। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं डू और डज, इनका इस्तेमाल कहां करना है आपको? नेगेटिव सेंटेंसेस में करना है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में करोगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि डू और डज जो है ना अपने मेन वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन डू या डज जो है हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे सिर्फ अपने नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, या फिर मैं कह दूं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहां पर जो है ना अब इनको समझने के उपरांत क्या है, हमें लेना इसमें एग्जाम्पल्स, ताकि उदाहरण के माध्यम से या जो एग्जाम्पल्स उनके माध्यम से हमको समझ मिले। ठीक है, सी डज नॉट लर्न हर लेसन। ठीक है, दे डू नॉट ओबे देयर पेरेंट्स, दे डू नॉट ओबे देयर पेरेंट्स। ठीक है, ही डज नॉट प्ले चेस, डू दे हेल्प हर, डज सी हेल्प यू, साइन ऑफ इंटररोगेशन। अब देखो आप, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स कौन से अपने पास में? डज है, यहां पर ये डू है, डज दिए है, यहां पर डू है, यहां डज है। इसका मतलब हमने इस्तेमाल कहां किया? या तो सेंटेंसेस अपने पास में क्या है? नेगेटिव बन रहे हैं, या अपने पास में इंटररोगेटिव बन रहे हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। कहां करना है हमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में हमें करना है। ठीक है, और जो अपने पास में एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि वहां आपको अपना सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एमवी, फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे बढ़े इसमें। यहां तक क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? अब आगे इसमें देखें, हमें करने यहां पर क्या? सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम करेंगे तो उसमें क्या है, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। वाक्य की संरचना या बनावट जो है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए कि भी वाक्य जो है अपने पास में एफर्मेटिव होगा तो किस प्रकार से कैसे हमें उस वाक्य को बनाना होगा। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब ध्यान रखना आप, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य आपको अच्छी तरह से पता होगा। जब हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर हमने उनके टाइप्स या काइंड्स किए थे, उनके मीनिंग्स या उनके यूजेस के आधार पर आपको 5 तरह के जो है ना वाक्य बताए गए थे, जिसमें हमने लिया था एसर्टिव, इंटररोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। 5 तरह के थे। अब मैं यहां पर जो लिख रहा हूं ना एफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो आपको मैं बता दूं कि जो अपने पास में एसर्टिव सेंटेंसेस थे ना, एसर्टिव सेंटेंसेस 2 तरह के थे। एक अपने पास में एफर्मेटिव और दूसरी जो टाइप थी वो थी नेगेटिव।
तो यहाँ पर एफर्मेटिव या पॉजिटिव, जिसको मैं कह रहा हूँ सकारात्मक, और नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा फिर नकारात्मक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें अगर एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद अपने पास होगी मेन वर्ब। क्या होगी? मेन वर्ब, मुख्य जो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ में एस या ईएस का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट होगा अपने पास में, फिर अदर पार्ट्स होंगे और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है फुल स्टॉप। अब सुनो, जब हम सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हमें क्या करना है? पहले सब्जेक्ट आए अपना, सब्जेक्ट के बाद एमवी फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपको जो फर्स्ट फॉर्म है उसका तो ऐसे ही इसका प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, अदर पार्ट्स होंगे और लास्ट में किसका प्रयोग करना है आपको? लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अब सुनो आप, मैं इस स्ट्रक्चर को दो तरह से लिख दूं और भी आसान बने क्या? एक तो जैसे ये सब्जेक्ट एमवी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। दूसरा मैं क्या लेकर के आऊं? सब्जेक्ट दे रखे है, उसके बाद अपने पास में मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आपको ऐसे ये से लगाना है, ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट्स। ठीक है, देखो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करना है? अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है किसका? फर्स्ट फॉर्म का। कब करना है? सुनो, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डज। ठीक है, नकारात्मक वाक्यों में या प्रश्नवाचक वाक्यों में जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करते हैं, एक बार ध्यान से सुन लो, अगर अपने पास में नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या फिर मैं कहूं कि अपने पास में इंटरगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव या फिर इंटरगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव या इंटरगेटिव सेंटेंसेस में जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में उन्हीं सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझा दूं। जैसे आई प्ले हॉकी। ठीक है, ये अपने पास क्या है? सब्जेक्ट है, एमवी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, अपने पास ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। अब देखो, आई के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प द पुअर। अब यहां पर देखो, दे वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो दे अगर बनता है ना तो वहां इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फिर क्या करना पड़ेगा? इसी दे के बाद हमें फिर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो या तो क्या करना है आपको? सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म तो हमें मिल रही है कब? जिन सब्जेक्ट्स के साथ में नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में डू हेल्पिंग वर्ब है। फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस कब लगेगा? सुनो ध्यान से, हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब और है, एक साइक्रिया और भी है हमारे पास में, कौन सी है? डज। अब सुनो, नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में जिन सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में उन्हीं सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आपको ऐसे यस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखूं ही, इस तरह से ही प्लेज हॉकी। अब यहां पर क्या हुआ? ही सब्जेक्ट है, नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में इस सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग ऑफ डज का प्रयोग करते हैं। तो फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? हमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे यस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं कि भाई चलो आपको ये पता लग जाए कि भाई आप जैसे कि नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में ही, सी, इट और जो सिंगुलर नाउन्स है ना, इनके साथ में नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी इन्हीं सब्जेक्ट्स के बाद क्या करोगे आप? मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद क्या करोगे आप? एस या यस लगाओगे। लेकिन
ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उस वर्ब के बाद एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। ठीक है, यदि वर्ब के लास्ट में सी एच, एस, एस एच, डबल एस, एक्स, ओ और जेड, अगर आपको वर्ब के लास्ट में ये तो मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, आपको वर्ब के साथ लगाना पड़ेगा। फिर अगर ये सब्जेक्ट्स होंगे तो क्या, ईएस लगाना पड़ेगा, और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, फिर एस लगेगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको सब्जेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या मिले, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, तो उस दौरान तो क्या करेंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या तो ऐसे एस प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जरूर पता हो कि भाई जो वर्ब आ रही है उसका हम एस का प्रयोग करें या फिर ईएस का प्रयोग करें। यदि वर्ब के लास्ट में हमें सी एच मिलता है, एस मिले, एस एच, डबल एस, एक्स, ओ और जेड, अगर ये तो मिले तो वर्ब के लास्ट में हमें क्या लगाना है, ईएस का प्रयोग करना है। और यदि ये अगर नहीं मिले वर्ब के लास्ट में तो फिर क्या रह जाएगा अपने पास में, एस का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो वर्ब दी गई है ना, लास्ट में वाई है, तो वाई तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर क्या किया हमने, एस का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब एक देखना यहाँ पर, ए ड्रोनिंग मैन, मैन सिंगुलर है ये, कैचीज, CATCHES, कैचीज एट ए स्ट्रॉ, कैचीज एट ए स्ट्रॉ। अब ध्यान देना आप, ये क्या सिंगुलर है, क्या किया हमने, कैच वर्ब थी अपने पास में, डूबते को तिनके का सारा, तो यहां पर क्या है ये CATCH मिला में हमने क्या किया, ईएस का प्रयोग किया, तो CS तो यहां पर है ही, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फिर ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि जहां तक संबंध है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का, एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या करोगे आप, एमवी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करो, या फिर उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ऐसे ही इसका प्रयोग करना पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्ट है, अदर पार्ट्स, और लास्ट में किसका इस्तेमाल करना है आपको, फुल स्टॉप का यहाँ पर इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें जो करने हैं वो अपने नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का अर्थ है नकारात्मक वाक्य। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है किस बात का, कि भी सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो एचवी हेल्पिंग वर्ब और एमवी मेन वर्ब, इन दोनों के मध्य या बीच में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसको, नोट को। और नोट क्या है अपने पास में, अरे नोट जो है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। नोट क्या होता है अपने पास में, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ध्यान देना, नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में तो आ रहा होगा सभी को, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, नकारात्मक वाक्य बनाने हैं, वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या अपने पास में, एचवी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है अपने पास में, दो ही हैं, डू और डज। इसके बाद नॉट, जो मेन वर्ब है ना, इसकी रूट फॉर्म रहेगी या फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसके बाद अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट, देन अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। अब देखें आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य हमें बनाने हो तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, एचवी और एमवी के मध्य नोट का इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट tease me. She does not take tea. He does not obey his elders. ठीक है, अब सुनो, लास्ट में तो फुल स्टॉप इस्तेमाल करना ही आपको। सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के मुताबिक क्या इस्तेमाल करनी है हमें, हेल्पिंग वर्ब्स
डू या डज। जैसे अपने पास में दे है यहाँ पर, इसी प्रकार से आई, वी, यू या फिर प्लूरल नाउन्स होंगी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे हमारे पास में ही और सी दे रखे हैं दो, सी, ही या फिर इट या फिर मैं कहूँ सिंगुलर नाउन, तो आपको फिर हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर नोट के बाद फिर क्या इस्तेमाल करना है हमें, फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ऑब्जेक्ट या फिर अदर पार्ट्स, और लास्ट में फिर क्या रहेगा, फुल स्टॉप का आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखें आप, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। यहाँ पर क्या है, एच वी एम वी, एच वी एम वी, एच वी एम वी, इनके मध्य किसका प्रयोग किया हमने, नोट का इस्तेमाल किया। और जो मेन वर्ब है उसी क्या आएगी इसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट के बाद रूट फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, कर लोगे इसको, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद क्या है, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक वाक्य। क्या करने हैं हमें, पर्सनवाचक वाक्य। इनको अच्छी तरह से देख लेना, इनको जो भी कहीं ऐसे के डाउट वगैरह हो तो अपना कमेंट बॉक्स में जो भी है आप कमेंट करके उसका आंसर जो है जान सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। अब देखें आप इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पीछे भी किए आपने, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ध्यान दें आप, जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे ना, इनको लेकर के एक बात तो स्पष्ट है कि जहां तक संबंध है अपनी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, उनको हम दो तरह से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, या तो आप शुरुआत करेंगे इससे एचवी से, हेल्पिंग वर्ब से, और यहां पर अपने पास हेल्पिंग वर्ब से कौन सी, डू और डज दो ही हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूं एचवी अपने पास में कौन कौन सी हैं, डू या फिर डज। क्या है ये अपने पास में, एचवी हैं दोनों। उसके बाद इस्तेमाल करना है आपको सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब आएगी रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म रहेगी। उसके बाद आप इस्तेमाल करें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा अपने पास में, अदर पार्ट्स, और लास्ट में फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखो प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर आपको पता है कि भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो हैं हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो या तो क्या करें, शुरुआत करेंगे अपने एचवी से, या फिर अपने पास तो इंटरोगेटिव टर्म्स हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर WH फैमिली की जो अपने पास टर्म्स हैं, व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, हम इनका इस्तेमाल करें। तो फिर दूसरी जो टाइप अपनी बनेगी ना इसमें इंटरोगेटिव को लेकर भी, कैसे बनाना है आपको, डू या डज से पूर्व WH फैमिली के जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इसके बाद एचवी, इसका मतलब यहाँ पर आप इस्तेमाल करें डू या फिर डज। फिर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद एमवी, रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर पार्ट्स एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डज सी टेक टी, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, सब्जेक्ट है अपने पास में, सब्जेक्ट से पूर्व एचवी, सब्जेक्ट के बाद एमवी, रूट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स है नहीं, तो फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर डू दे हेल्प हर, डू दे हेल्प हर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर सब्जेक्ट है अपने पास में, सब्जेक्ट से पूर्व क्या है, एचवी, सब्जेक्ट के बाद एमवी, रूट फॉर्म आ रही है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स है नहीं, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आप इसमें यहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका तो क्या हुआ कि भाई आप सब्जेक्ट से पूर्व एचवी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई सब्जेक्ट से पूर्व एचवी और एचवी से पूर्व क्या इस्तेमाल करना है आपको, इंटरोगेटिव टर्म्स का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे वाई, डू, दे, टीज यू, भाई वे तुम्हें क्यों चिढ़ाते हैं, क्यों परेशान करते हैं। तो यहां पर क्या है, इंटरोगेटिव टर्म का इस्तेमाल हुआ। अब ये देखें सब्जेक्ट एचवी, सब्जेक्ट के मुताबिक है, और उसी पूर्व क्या है, हमने इंटरोगेटिव टर्म का से इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जब आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो दो तरह से बनाएंगे। या तो आपको सब्जेक्ट से पूर्व क्या है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के बाद अपने पास में एमवी रूट फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और साइन ऑफ इंटरगेशन। दूसरा तरीका क्या बताया है कि भाई सब्जेक्ट से पूर्व एचवी और एचवी से पूर्व आपको इस्तेमाल करना पड़ता है किसका, इंटरगेटिव टर्म्स का, कि जो डब्ल्यूएच फैमिली से हैं अपने पास में, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट जो है एमवी रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और साइन ऑफ इंटरगेशन। यहां तक कर लोगे। अब एक जो है ना इंटरगेटिव सेंटेंसेस को लेकर के इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, तो मैं इसी के अंदर आपको बताता हूं कि जब इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की मैं बात करता हूं तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे थे, एचवी और जो एमवी है इनके बीच में हम नोट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, सुनो, या सब्जेक्ट था नेगेटिव सेंटेंसेस में, हमें एचवी सिर्फ यहां लेकर के आनी है और बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको बता दूं कि भाई जो हम इंटरगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं इनमें अपने पास जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, यहां पर भी और यहां भी, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट इस्तेमाल कर देना है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा अपने पास में, नोट, क्योंकि एचवी तो सब्जेक्ट से पहले आ गई है, तो फिर क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद नोट। तो उस समय अपना जो सेंटेंस बनेगा कैसा होगा, इंटरगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। जैसे डज सी, तो नोट फिर मेरे को यहां लगाना पड़े, डज सी नॉट टेक टी, क्या वह चाय नहीं पीती है। यहां पर डू दे नॉट हेल्प हर, क्या वे उसकी मदद नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या करना है कि जब इंटरगेटिव नेगेटिव की हम बात करते हैं तो अपने पास में सब्जेक्ट से पूर्व एचवी तो है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, एमवी रूट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स, साइन ऑफ इंटरगेशन। ये तो अपने पास में क्या है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना उसको लेकर के उसके अपने सेंटेंसेस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपने पास है यूजेस, वो यूजेस हम करेंगे वन बाय वन। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस कहां इस्तेमाल करना है। देखो आपको जो है ना, कि पहले भी से मैं कह रहा था कि भाई आपको ये जरूरी नहीं है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य हैं उनको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और ट्रांसलेट करते हुए जो है ना, कहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं, अंग्रेजी से हिंदी में, और उस दौरान उन वाक्यों के अंत में आपको ता है, ते हैं, ती है, ताऊं, कुछ इस तरह से ऐसे इस्तेमाल करना है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको यूजेस बताए जाएंगे ना उनके आधार पर आप स्वतः ही पता कर लेंगे कि भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किन हालात में उसका हमें प्रयोग करना है, ये आपको देख लेना है। तो यहां पर यूजेस करने हैं आपको, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पर अपने पास में जो यूजेस हम कर रहे हैं किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसमें सबसे पहले फर्स्ट वन अपने पास में है विद द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस। सबसे पहले विद द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस। कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं, कौन कौन सी एडवर्ब फ्रेजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है यहां पर, और जो आपको ये बताएंगे कि इनके साथ में, इन एडवर्ब्स के साथ में या फिर जो एडवर्ब फ्रेजेस हैं ना इनके साथ में आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले मैं कह दूं जनरली, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम। समझ में तो आ रहा होगा ना, ये अपने पास में एडवर्ब्स आ रहे हैं, जैसे जनरली है, यूजुअली है, ऑफन है, ऑलवेज है, सेल्डम है, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, डेली, फिर नेवर, समटाइम्स,
एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी संडे या एवरी मंडे, जो भी आप लिखें, एवरी संडे, एवरी वीक वगैरह आ जाए, जो कुछ भी है, ठीक है। उसके अलावा अपने पास फ्रेजेस वगैरह भी हैं, जैसे मैं कहूँ वंस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ, एटसेट्रा। ये अपने पास में क्या दे रखे हैं, एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस हैं। जैसे मैं कहूँ जनरली है, यूजुअली है, ओफन है, ऑलवेज है, सेल्डम है, रेयरली, फ्रीक्वेंटली है, डेली, नेवर, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी संडे, वंस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ। इस तरह के आपको एडवर्ब्स या फिर ये एडवर्ब फ्रेजेस जो है ना आपको मिलेंगी, जिनके साथ आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिखूं ही often teases me, वह अक्सर मुझे परेशान करता है या चिढ़ाता है, ठीक है। सी नेवर टेल्स ए लाई, ठीक है। देन अपने पास ये एडवर्ब्स दे रखे हैं, फ्रेजेस भी हैं। दे विजिट हियर ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ। जैसे वे यहाँ जो है ना सिकी आते हैं महीने में 2 बार। फ्रेज है अपने पास में, ये अपने पास में एडवर्ब वगैरह हैं, ठीक है। इनके साथ में आपको इस्तेमाल करना है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। कर लोगे इसको, समझ में आ रहा है। अब देखना ये जो एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस थे, इनके बाद सेकंड वन जो अपना यूज है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू डिनोट परमानेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ्स, टू डिनोट यूनिवर्सल ट्रूथ्स। टू डिनोट यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। सार्वभौमिक सत्य है ना, उनको व्यक्त करने के लिए जो परमानेंट जो ट्रूथ्स है ना, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है। देन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। साइंटिफिक ट्रूथ है अपना, ये पता भी है अभी इसके बारे में, ठीक है। देन द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। वुड लकड़ी जो होती है ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। लकड़ी हमेशा जो है पानी पर तैरती है। सूर्य उदय होता है पता है पूर्व से, एंड सेट्स इन द वेस्ट, अस्त होता है कहाँ, पश्चिम में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। फिर ग्रह जो धरती है या मैं कहूँगी जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर से की लगाती है, ठीक है। तो अपने पास में जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं ना, सार्वभौमिक सत्य हैं, उनको व्यक्त करने के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, हैबिचुअल डीड इन द प्रेजेंट, वर्तमान में आतन जो कार्य है उसको व्यक्त करने के लिए, ठीक है। टू डिनोट
हैबिचुअल डीड कार्य होता है इन द प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान में किसको व्यक्त करने के लिए, एक तो अपने पास में जो आतन जो कार्य है ना उनको व्यक्त करने के लिए, टू डिनोट हैबिचुअल डीड इन द प्रेजेंट, वर्तमान में आतन कोई कार्य है उसको व्यक्त करने के लिए। या फिर मैं ओब्लिक करके इन्हें कुछ और भी लिख देता हूं यहां पर, जैसे कस्टम्स होती है ना, जो कस्टम्स होती हैं, जैसे रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं वगैरह होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट अपना यूज था किसको लेकर के, कुछ अपने पास एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस हैं, इनको लेकर के हमने किया है। फिर सेकंड यूज किया यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, परमानेंट जो अपनी ट्रूथ्स हैं उनको लेकर के। और थर्ड वन जो अपने पास तो यूज बन रहा है ना, वो किसको लेकर के है, थर्ड वन है वर्तमान में किसी के अपना कोई आतन जो कार्य उसको व्यक्त करना, या फिर जो रीति रिवाज है उनको व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर goes to temple every day या एवरी मॉर्निंग। जैसे मेरी जो माँ है ना उसकी आदत है क्या कि वह जो है ना रोजाना से जाती है, कहाँ जाती है, मंदिर जाती है पूजा अर्चना करने के लिए। ठीक है, अब वो तो क्या ऐसे कि एक हैबिट है उसकी, अपनी आदत है, हैबिट है या हैबिचुअल डीड है उसका अपना, क्या मंदिर से जाना, प्रत्येक से कि प्रतिदिन जाना या फिर प्रत्येक सुबह जाना। ठीक है, देन ही often teases या she often teases her friends। जैसे वह जो है ना अक्सर चिढ़ाती है, परेशान करती है, उसकी अपनी आदत है, उसका हैबिचुअल डीड है, किसको, अपने मित्र या दोस्त है ना उनको। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, वह हमेशा सच बोलता है। ठीक है, ये क्या उसकी अपनी आदत है भाई, हमेशा सच बोलना। और ये जो कौन है, ये अक्सर जो है चिढ़ाती है, किनको, अपने मित्र या दोस्तों को चिढ़ाती है। मेरी माता जी है ना, उनकी अपनी आदत है क्या कि भाई जो प्रतिदिन जो है या रोजाना से कि मंदिर जाना। तो इसका अर्थ क्या कि भाई वर्तमान में किसी की अपनी आदत है, उस आदत को अगर व्यक्त करना है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में कुछ कस्टम्स वगैरह भी होती हैं, प्रथाएं या रीति रिवाज होती है, उनको व्यक्त करना है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझ भी लेते हैं। जैसे मैं एक हूं, द मुस्लिम्स bury their dead। जैसे जो मुसलमान होते हैं ना, वे अपने मरे हुए को क्या करते हैं, दफनाते हैं। फिर अपने जो हिंदू जो होते हैं क्या करते हैं, अपने मरे हुए जो होते हैं ना उनको वो क्या करते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं, उनको जलाते हैं। ठीक है, द हिंदूज burn their dead। ये क्या है, उनकी अपनी प्रथा है ये। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको प्रयोग करना है, किसके लिए करना है, हैबिचुअल डीड है उनको व्यक्त करना है, या फिर अपने जो कस्टम्स होते हैं, अपने जो रीति रिवाज होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन यूज है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ध्यान रखना है किसको लेकर के है भाई, वर्तमान में है ना, वर्तमान में कोई एक्टिविटी जो इस समय से कि चल रही है। ठीक है, टू डिनोट, नंबर 4, टू डिनोट एन एक्टिविटी टेकिंग प्लेस at the present moment। ठीक है भाई, इस समय ना कोई कार्य जो है जैसे चलता है उसको व्यक्त करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं ही लिव्स एट भिवानी। ठीक है,
सी रीड्स इन 9th क्लास। ठीक है। ही टीचीज हिंदी। ठीक है। अब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस, एक एक्टिविटी इस तरह की, एक कार्य इस तरह का जो वर्तमान में जो है ना कि अभी चलता है या होता है। जैसे मैं कहूँ वे जो है ना शतरंज खेलते हैं, वह हिंदी पढ़ाता है, वह 9th क्लास में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वह कौन, राम श्याम मोहन जो भी है भिवानी में रहता है। ठीक है। टू डिनोट एन एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट वी मेक द यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज इट क्लियर टू यू? देन द नेक्स्ट वन यूज नंबर 5 जो है हम इस्तेमाल करेंगे कहां पर, एक काफी महत्वपूर्ण जो है ना ये नियम है, काफी महत्वपूर्ण से कि अपना से यूज है। और मैं आपको बता दूं, हम कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसमें? कंडीशनल क्लोज में। ठीक है। अब कंडीशन के लिए पहले मैं आपको बता दूं, नंबर 5 इन द कंडीशनल क्लोज, इन द कंडीशनल क्लोज when the main clause refers to simple future tense। अब आप ध्यान रखें, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। कहां करना है? कंडीशनल क्लोज में करना है। किस समय? जब अपने पास में प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज जो है ना उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस जो है दिया गया हो। क्या दिया गया हो? सिंपल फ्यूचर टेंस दिया गया हो। ध्यान रखना भाई, मेरे पास जो है ना जैसे कंडीशनल क्लोज है, मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊं आपको। किसको? कंडीशनल को। तो उसके लिए मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे कि इफ या अनलेस। वैसे तो इसके अलावा इफ है, अनलेस है, प्रोवाइड है, प्रोवाइड दैट है, सपोज है, सपोजिंग है, इन केस है, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर है ना एक कंजंक्शन है, जैसे मैं ये सिर्फ 2 ही रेफर कर दूं आपके लिए। भाई इफ है ना, इसका तो अर्थ क्या है? यदि। अनलेस का अर्थ क्या है? यदि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना ये तो अपने पास में कंडीशनल क्लोज बने, और उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किसको? ये तो कंडीशनल क्लोज। और यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा? मेन क्लोज, या फिर मैं कहूँ प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है। या फिर मैं कहूं इंडिपेंडेंट क्लोज। किसको? यहां पर जो मेन क्लोज है ना इसको हम 3 तरह से जान सकते हैं। कौन से? मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज। तो आपको यहां पर अगर सिंपल फ्यूचर मिलता है, इसका मतलब मैं ये कह दूं कि अगर आपको विल या शैल के बाद यहां पर रूट फॉर्म मिले तो आपको यहां पर इस्तेमाल किसका करना है? यहां पर इस्तेमाल करेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना, if they play well, comma, they will win the match, they will win the match। समझ में आ रहा है क्या ये? अब ध्यान देना, ये अपने पास कंडीशनल क्लोज है। कंडीशनल क्लोज में हमने इस्तेमाल किया किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो प्रिंसिपल या फिर जो मेन क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज है ना, वहां पर हमें क्या मिल रहा है? सिंपल फ्यूचर मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ ही वर्क्स हार्ड, कॉमा, ही विल पास द एग्जामिनेशन, ही विल पास द एग्जामिनेशन। अब ध्यान दो आप, यहां पर क्या अपने पास में कंडीशनल जो क्लोज है ना उसमें हमने इस्तेमाल किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों किया है? क्योंकि अपने पास में यहां पर इसमें आ रहा है सिंपल फ्यूचर या विल या शैल के बाद जो हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। जब आपको ये पता है कि भाई हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखे है
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, प्रिंसिपल या मेन जो क्लोज अपने पास में ना, उसके अंदर अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस मिलेगा तो कंडीशनल क्लोज में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि भी 3 तरह के अपने पास कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी हैं? प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल है और इम्पॉसिबल है। इनको लेकर के अलग से लेक्चर जो अपना तैयार होगा कि भी कंडीशंस कितने तरह की, 3 तरह की हैं। यहाँ जो कंडीशन अपनी आ रही है ना, वो कौन सी कंडीशन है? वो अपने पास में प्रोबेबल है जी। कौन सी कंडीशन है ये? प्रोबेबल। तो कंडीशन कितने तरह की बताई है मैंने? 3 तरह की बताई है। प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। और जब बात आएगी इम्प्रोबेबल की तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब बात आएगी अपने पास इम्पॉसिबल की तो उसका अध्ययन करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान रहे, इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट में जो यूज है ना, वो भी बहुत ही शानदार है और कई दफा इसके बारे में शक ना सकी पूछ भी लिया जाता है। ये ध्यान रखना, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है इसके बारे में से बताया भी जाता है क्या कि भाई जब कभी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हो तो वहां पर आपको एक तो जैसे अभी बताया कंडीशन वाला, तीनों तरह की कंडीशंस में से कोई ना कोई सेंटेंस वो पूछ ही लेते हैं। और फिर एक जो अपने पास में ना नंबर 6 पे, किसको? टू कोट समवन, टू कोट समवन। ध्यान रखें, अपने पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम केवल यहां तक करेंगे, अपने 6 यूजेस में करेंगे, ठीक है। अब क्या है, कोई भी से कवि है, कोई पोइट है, कोई नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, कोई प्लेराइट है, नाटककार है, कोई भी नाटक लिखने वाला है, तो उसको लेकर के उसकी अगर कोई अपनी पंक्ति वगैरह है, उसको अगर उद्धृत करना है, उसको अगर बताना है तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैं यहां पर ये लिख दूं, ब्राउनिंग सेज, फॉर एग्जाम्पल ब्राउनिंग says, comma inverted commas begin, who knows the world may end tonight, ठीक है। शेक्सपियर says all the world is a stage, all the world is a stage, ठीक है। नेक्स्ट में अपने पास में कीट्स सेज, जॉन कीट्स है ये, कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब देखो, ब्राउनिंग, शेक्सपियर, कीट्स, ब्राउनिंग सेज, शेक्सपियर सेज, कीट्स सेज, ब्राउनिंग सेज हु नोज द वर्ल्ड में एंड टू नाइट, शेक्सपियर सेज ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, एंड देन कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अब क्या है कि भी कोई भी व्यक्ति ऐसे कि मान लो कि कोई राइटर है, चाहे वो नोवेलिस्ट है, पोइट की हम बात करते हैं, या कोई पोइटेस है, या फिर मैं कहूँ कि कोई प्लेराइट है, तो उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं, उनके जो अपनी कुछ इस तरह की जो कोटेशंस वगैरह होती है, उनको अगर हमें उद्धृत करना, उनको अगर बताना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके बारे में, उसके अंदर यूज की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स का कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा है और इसके अपने यूजेस हैं। ये सभी आप अच्छी तरह से समझ लेना, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू।